अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी बिजनेस प्लान किस तरह से लिखते हैं, उसका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट आपने इसमें क्या लिखना है। सो नेक्स्ट आपने लिखना है कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में ओवरव्यू देना है कि आपकी कंपनी कैसी जगह पर है, आपकी कंपनी का इंटीरियर कैसा है, उसका एक्सटीरियर कैसा है, अगर उसका कोई लोगो है तो वो किस तरह का है। इसके अलावा आपकी कंपनी को कौन कौन ओन करता है, क्या आप अकेले ही उसे ओन करते हैं या आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, एटसेट्रा। आपने उन सब की डिटेल देनी है यहाँ पर। और नेक्स्ट आपने अपनी टीम के बारे में बताना है कि आपकी टीम में कौन कौन सा पर्सन है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके जिम्मे क्या क्या टास्क हैं, ये आप सब आपने एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एडवाइजर है, आप किसी से एडवाइस लेते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है जिससे आप एडवाइजेस लेते हैं, तो आपने उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अगर नहीं है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में पहला पार्ट है फोरकास्ट का। फोरकास्ट से रिलेटेड आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। अब आपने क्या करना है कि उस ग्राफ में जो भी वैल्यूज थी आपने वो यहाँ पर लिखनी है और बतानी है कि वो वैल्यूज आपको किस तरह से मिली हैं। मीन वो वैल्यूज आपकी खुद की हाइपोथेटिकल वैल्यूज थी या फिर आपने किसी रिसर्च या किसी एनालिसिस से वो वैल्यूज ली हैं या फिर आपके जो पास्ट रिजल्ट्स थे उससे आपने ये वैल्यूज ली हैं। और इसके साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपका प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, आपका एक्सपेंस कितना रहेगा फ्यूचर में, और इसके अलावा आप किस तरह की ग्रोथ देखते हैं अपने लिए। तो ये सब चीजें भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है रेवेन्यूज बाय मंथ। आपने पर मंथ जो भी रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि लेट्स से आपकी एक मंथ की सेल जो थी वो थी 50,000, नेक्स्ट मंथ आपकी जो सेल्स हुई वो है 80,000, नेक्स्ट 100,000 हो एंड सो ऑन। इस तरह से आपने पर मंथ हर महीने में जो सेल्स आपकी हुई है, जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है, आपने उसके बारे में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। इसके अलावा आपने अपने एक्सपेंसेस बाय मंथ लिखने हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने रेवेन्यूज लिखे हैं, आपने सेल्स के बारे में लिखा है, आपने एक्सपेंस के बारे में भी बताना है कि पर मंथ आपका क्या एक्सपेंस आया है। तो यहाँ आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने नेक्स्ट बताना है नेट प्रॉफिट और लॉस। पर ईयर आपका नेट प्रॉफिट क्या है, या फिर अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आपका नेट लॉस क्या है। उसके लिए आपने ग्राफ प्लॉट करना है। आपने अपने हर ईयर के हिसाब से बता देना है कि आपने ईयरली इतना प्रॉफिट गेन किया है। अगर आप लॉस में है तो आपने बताना है कि ईयरली इतना लॉस आपका चल रहा है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आपने बताना है यूज ऑफ फंड्स, यानी कि आपके कुछ लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं या कोई दूसरे फाइनेंस हैं आपने उसके बारे में बताना है कि आप उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि मेरा इतना लोन है और उसको मैंने इस तरह से खर्च करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है आपने बिजनेस में और उसको इस तरह से खर्च किया है। ये सब कुछ आप यहाँ पे बताएंगे। जबकि इससे नीचे पार्ट में आपने बताना है सोर्स ऑफ फंड्स, कि ये फंड्स आपके पास कहाँ से आए हैं। क्या आपने खुद से इन्वेस्ट किया है, तो आपको कोई पार्टनर है जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, या फिर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, एटसेट्रा। यहाँ पे आपने ये सब कुछ मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसे आप इनडायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक इमेज शेयर की जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हाइपोथेटिकली कुछ वैल्यूज लेकर के इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट की है। आपने जब अपने प्रोजेक्ट में इसका काम करना है तो आपने ये ईयरली करना है, यानी कि आपने एटलीस्ट 3 इयर्स के बारे में बताना है कि इन 3 इयर्स में आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या रही है। मैं आपको एक दफा में ही कैलकुलेट करके बताऊंगी और बिल्कुल इसी तरह से आपने नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले आपने अपनी सेल्स के बारे में बताना है, जो कि इस केस में मैं कंसीडर कर रही हूँ। मेरी जो सेल्स है, मेरा एक क्लोथिंग बिजनेस है और उससे जो मेरी सेल्स हो रही है वो है 1,50,000 मेरी सेल्स है। उसके बाद आपने उसकी डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपका जो क्लोथिंग बिजनेस है उसके लिए जाहिर सी बात है मेन चीज आपका क्लॉथ है, आपका कपड़ा है, वो कहाँ से आ रहा है, आप उसे कहीं से खरीद रहे हैं या आप खुद से बना रहे हैं। सो यहाँ मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं कपड़ा खरीद रही हूँ कहीं से, तो वो मुझे मिलता है लेट्स से 50,000 में, यानी कि मेरी कपड़ा खरीदने की जो कॉस्ट है वो है 50,000। और उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब आपने जब 50,000 का कपड़ा खरीदा है तो उसको यहाँ तक लाने के लिए उसको जो कार वगैरह वैन वगैरह का खर्च होता है उसको आपने इसमें इंक्लूड करना है, जो इनडायरेक्टली आप उस पर खर्च कर रहे हैं। वो लेट्स यहाँ पे है 2,000। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल कॉस्ट आ गई है अपने क्लॉथ को लेकर के वो आ गई है 52,000, यानी कि मुझे कपड़े की खरीद पड़ी है 52,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को मिला करके। अब यहाँ पे कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हमने सेल की होती है उसमें से कुछ कस्टमर हमें हमारी चीज वापस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक कस्टमर ये कहकर कपड़ा लेकर गया था कि मैं यहाँ से ट्राई करूंगा, घर देखेंगे, अगर हमें पसंद आए तो हम रखेंगे, नहीं तो हम इसे वापस कर देंगे, और आप विद ट्रस्ट आप उसको दे देते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आता तो वो आपको इसे लौटा देंगे, वापस कर देंगे। सो इन्हें हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। सो लेट्स से 2,000 की हमारी हो गई सेल रिटर्न्स। तो यहाँ से अब आपने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं रेवेन्यूज माइनस टोटल कॉस्ट माइनस सेल रिटर्न्स। अब रेवेन्यूज जो कि आपकी सेल्स थी, टोटल कॉस्ट जो कि आपको आपकी कपड़े खरीदने की जो कॉस्ट आई थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला करके वो माइनस, और कुछ लोगों ने जो आपकी ली हुई चीजें आपको वापस कर दी थी उन्हें हम कहते हैं सेल्स रिटर्न्स। वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपकी जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, जो कि यहाँ इस केस में मेरे पास है 96,000।
96,000। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम सिंपली प्रॉफिट भी कह सकते हैं, तो ये 96,000 ही मेरा प्रॉफिट है। नेक्स्ट आपने परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स या रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या सिंपली ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, और अगर आप उसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट थी आप देख सकते हैं जो कि थी 96,000, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। मेरी जो टोटल सेल्स थी वो थी 1,50,000 की, उससे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई कर दिया 100 ताकि मेरे पास परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाए। इस केस में मेरे पास आया है 64%। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं और आपने कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करना होता है, जैसे कि आपकी एम्प्लॉय की सैलरीज होगी, आपके कुछ बिल्स हो गए हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो आपको पर मंथ या टाइम टू टाइम वो एक्सपेंडिचर आपको करना ही पड़ता है। तो ये हमारे आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेट्स से कि मेरी जो एम्प्लॉय की सैलरीज है वो है 6,000 एंड जो मेरे बिल्स हैं वो है 4,000 के, तो मेरा टोटल ऑपरेशनल एक्सपेंस हो गया मेरा 10,000। अब ऑपरेशनल एक्सपेंस आपके पास आ गया, तो उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बताऊं तो ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपकी जो कपड़ों की शॉप है, अगर उसका रैक कोई खराब हो गया है, कोई स्टैचू टूट गया है, आपका काउंटर खराब हो गया, आपने कोई रिपेयरमेंट करवानी है, तो ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि अगर आपको नीड है तो ही आपने करना है, वरना नहीं करना। तो यहाँ मैं इस केस में कंसीडर करती हूँ, मैंने थोड़ी बहुत रिपेयरमेंट्स करानी है जिसके लिए मुझे 500 चाहिए। यहाँ पे मेरे 500 जो आगे हैं वो है नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग इनकम फाइंड आउट करनी है। ऑपरेटिंग इनकम हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था वो था 10,000 और जो हमारा प्रॉफिट था वो था 96,000। आपने 96,000 में से 10,000 माइनस किया, आपके पास आ गया 86,000, यानी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो है 86,000। अब इसके अलावा कुछ और एक्सपेंस भी होता है जैसे कि डेप्रिसिएशन होगी, इनकम टैक्स वगैरह हो गया। तो जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे मैं लेट करती हूँ कि मेरे पास जो बिजनेस एसेट्स है, मेरे पास 25,000 का एक्सपेंस था जिनको मैंने उन पर लगाया, और मैं ये कहती हूँ कि जो उनकी लाइफ टाइम है वो है 10 ईयर्स, यानी कि मैंने जो भी बिजनेस एसेट्स पर खर्चा किया है वो एसेट्स मेरे 10 साल तक रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि टाइम टू टाइम एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, तो यहाँ पे 25,000 को आपने 10 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 2,500। ये हमने फाइंड आउट कर लिया अपना डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपने इनकम टैक्स फाइंड आउट कर लिया कि जो भी आपकी इनकम है उस पर कितना टैक्स है, तो लेट्स से यहाँ पे मेरा जो है 5,000 टैक्स है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है आपका जो टोटल अदर्स का एक्सपेंस हो गया वो है 7,500। आपने इनको ऐड कर देना है, आपका टोटल अदर आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा कहते हैं ऑपरेशनल इनकम माइनस नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस माइनस अदर्स, जो भी अभी हमने कैलकुलेट किए थे। तो हमारा जो ऑपरेशनल इनकम आई थी वो थी 86,000 माइनस आपने नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस जो हमारे थे वो थे 500 माइनस, और जो अदर्स में हमारा था यानी कि जो हमारी डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स था वो टोटल हमारा था 7,500। तो ये जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो एंड में हमारा 78,000 ये आगे हमारी नेट प्रॉफिट। यही हमने इनकम स्टेटमेंट में फाइंड आउट करना होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। अगर ये नेगेटिव में चला जाए इट मींस आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो ये आपकी लॉस स्टेटमेंट हो जाएगी। इसमें एक चीज और आ जाती है, समटाइम्स आपको कैलकुलेट करना होता है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से पहले आपकी इनकम कितनी है, उसमें आप क्या करते हो, ये जहाँ पे मैंने अदर्स लिखा था, आपको याद हो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स दोनों को इंक्लूड किया था। अगर आप उनमें से जस्ट इनकम टैक्स को निकाल दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 83,000। अब ये जो इनकम आपके पास आई है ये है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से कैलकुलेट किया है अपने बिजनेस के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।